हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और जो भी क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे, जो कि आपका जो इन्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खास करके आप देखते हैं अक्सर चर्चा में रहता है और इसके बारे में अगर पता हो तो चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या है एनेक्स 1 देश, क्या है एनेक्स 2 जो देश हैं वो क्या होते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या प्रावधान किया गया है, जो कार्बन बढ़ रहा है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं इसे कंट्रोल करने के, और जो विश्व स्तर पे जो देश हैं, जो संगठन है वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो अक्सर चर्चा में रहते हैं इसको समझ पाएंगे अगर आज के क्लास को आप अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज जो आपका क्लास है ये है जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन। यानी कि जलवायु परिवर्तन हमने पढ़ा कि जलवायु परिवर्तन क्या है और भारत का जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्या रणनीति है या उसका हमारे पर क्या प्रभाव आएगा। अब हम देखेंगे कि इन्हीं सारी समस्याओं से उबरने के लिए किस तरह के सम्मेलन और संगठन बनाए गए हैं, तो यही आज हमें पढ़ना है। तो आज जो आपका खास टॉपिक है ये है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, रियो सम्मेलन, इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन द्वारा कुछ नए दस्तावेज जारी किए गए थे। मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण को लेकर के पहले इंसान उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं थे या उतने ज़्यादा सक्रिय नहीं थे या उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन जब 1952 में उन्होंने कोहरा देखा लंदन का तो उन्हें समझ में आया कि अब हमें पर्यावरण संरक्षण का काम जो है देखना होगा, अन्यथा ऐसी समस्याओं से कोई भी नहीं बचेगा। उसके बाद जो है इस पर काम करना शुरू हुआ और पहला सम्मेलन आपका 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें विश्व के अनेक देशों ने उसमें शामिल होकर के इस मुद्दे को आगे बढ़ाया या सोचा कि इस पर क्या और बेहतर कार्य हो सकता है, और यहीं से विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की गई। और आगे चल कर के 1992 में यानी कि लगभग 20 साल बाद फिर से 92 में सम्मेलन हुआ और ये पर्यावरण या सतत विकास को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात किया गया और लगभग जितने भी महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट से संबंधित विषय वस्तु थे उस पर चर्चा किया गया, जैसे कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे हो, जैसे कि सतत विकास कैसे हो, जैसे कि आप देखेंगे कि मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए, साथ ही टिकाऊ कृषि कैसे होना चाहिए, जो आपका वन है इसका जो है विस्तार कैसे होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पर यहाँ डिस्कशन किया गया है। तो ये पॉइंट्स सारे इम्पॉर्टेंट हैं कि कभी एग्जाम में आए कि पर्यावरण एवं विकास पर यो घोषणा में क्या क्या बातें हुई थी, तो आप देखेंगे कि इसमें एजेंडा 21 भी आया था, यानी कि जो सतत विकास से संबंधित था एजेंडा 21, और यहीं से वन सिद्धांत भी आया कि वनों के जो विस्तार हैं या उनके संरक्षण के बारे में हम कैसे काम करेंगे, ये पॉइंट भी आपका रियो से संबंधित है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी यहीं से शुरू हुआ है, साथ ही जैव विविधता पर कन्वेंशन भी यहीं से शुरू हुआ है या इसी के द्वारा प्रकाशित या शुरू किया गया। रियो अर्थ समिट 1992 में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन भी अपनाया गया, यानी कि लगभग जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे सभी क्षेत्रों में यहाँ चर्चा किया गया है। तो आप देखेंगे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आधारित सम्मेलन है जो पर्यावरण के सभी पार्ट पर फोकस करता है। रियो सम्मेलन ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए अक्सर ये चर्चा में भी रहता है कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ और इस पर यहाँ पे किन किन मुद्दों को उठाया गया, और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो आपका सम्मेलन है ये हम देख रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है ये कार्बन एमिशन से संबंधित है, या कहें कि जितनी भी आपकी हरित गृह गैसें हैं उनको कंट्रोल करने का यहाँ पे बात किया गया है। सबसे ज़्यादा बात यहाँ पे कार्बन कंट्रोल को लेकर के है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें हैं इनमें सबसे ज़्यादा योगदान लगभग 60% का जो योगदान है वो कार्बन देता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करने की बात की जा रही है या रोकने का या उसको एक तरीके से कि ऑब्जर्व करने की बात की जा रही वो है कार्बन, और कार्बन को लेकर के ही क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया है। और जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये आप जानते हैं कि जापान का जो एक द्वीप है उसका नाम क्योटो है, जहां पर ये सम्मेलन बुलाया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पार्टियों हेतु प्रतिबद्ध करता है। यानी कि आप देखेंगे ये हुआ कब है, तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल जापान में अपनाया कब गया है, तो 1997 में अपनाया गया था।
और ये क्या करता है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देश हैं जो इसके बातों को या इसके सम्मेलन में शामिल होते हैं और इस प्रोटोकॉल को मानते हैं, उन्हें बाध्य करता है कि जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले गैसें हैं उनको कम करें, उसके उत्सर्जन को कम करें, एक मानक के नीचे लेकर के आएँ। ये सारी चीज़ें क्योटो प्रोटोकॉल में होती हैं। और आप देखेंगे यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, लेकिन यह 6 फरवरी 2005 से कार्यशील हुआ। ये याद रखेंगे, अपनाया गया तो 97 में, लेकिन कार्यशील होने में इसे समय लगा और 2005 से ये कार्यशील हुआ है। आगे है इसमें देखेंगे बच्चों की क्या इसके बाद हुआ। तो इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम को मराकेश जो कि मोरक्को में है 2001 के COP7 में अपनाया गया था, अतः इसे मराकेश समझौता भी कहते हैं। क्योंकि इसका जो विस्तृत नियम है इसे मराकेश सम्मेलन में अपनाया गया, जो कि आप देख रहे हैं कि कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोरक्को में है। 2001 में COP7 का यहाँ पे सम्मेलन हुआ था और यहीं से इसको एक तरीके से कहिए कि विधिवत रूप से लागू किया गया था। तो जो आपकी क्योटो प्रोटोकॉल है इसके जो संबंधित सम्मेलन होते हैं इसे कॉप कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे कि जो कॉप हुआ है 97 के बाद जो हुआ है ये 2001 में 7वां हुआ है और यहीं से इसको पूरी तरह से अपनाया गया और इसीलिए इसे मराकेश समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि मराकेश समझौता के नाम से हम किसे जानते हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल को ही जानते हैं, या क्योटो प्रोटोकॉल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मराकेश समझौते के नाम से जानते हैं। आगे ये बच्चों प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता अवधि 2008 से शुरू हुई एवं 2012 में समाप्त हुई। यानी कि पहली जो प्रतिबद्धता थी ये 8 से 12 के बीच की थी कि इस बीच में हम क्या बेहतर करने वाले हैं और हमें क्या जो है अपने तरफ से क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रतिबद्धता, एक जिम्मेदारी दी गई लोगों को। 2008 से 12 के बीच में जो पहली प्रतिबद्धता थी वो बनाई गई और इसमें लोगों ने अपनी तरफ से जो भी हुआ उसको करने का प्रयास किया। इस प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता जो अवधि है ये आप देखेंगे 1 जनवरी 2013 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2020 में खत्म हो चुकी है, यानी कि दूसरी प्रतिबद्धता भी इसकी समाप्त हो चुकी है। तो पहली 8 से 12 है और दूसरी 13 से 20 है। इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल एवं कन्वेंशन के बीच बड़ा अंतर यह है कि कन्वेंशन औद्योगिकरण राष्ट्रों को, यानी कि जितने भी औद्योगिकरण हो चुके राष्ट्र हैं को ग्रीन हाउस गैसों को स्थिर करने हेतु प्रोत्साहित करता है। यानी कि कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में अंतर होता है और ये इंपॉर्टेंट है कि कन्वेंशन क्या है, जितने भी देश हैं जिनका औद्योगिकरण हो चुका है, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे इस्टेब्लिश हो चुके हैं, इनको प्रोत्साहन करता है, इनको मोटिवेट करता है कि आप अपने यहाँ जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं उनको कंट्रोल करने का काम करें, उनको समाप्त करने का काम करें। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। लेकिन प्रोटोकॉल इससे या कहिए कि प्रोटोकॉल उन्हें ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, उन्हें प्रतिबद्ध करता है। ये बहुत ज़्यादा बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मजबूर करता है कि नहीं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कन्वेंशन है ये मोटिवेट कर रहा है और दूसरी तरफ आपका क्या है, प्रोटोकॉल है ये प्रतिबद्ध कर रहा है। तो ये अंतर है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो अंतर होता है, एक तो होता है आपका संधि, एक संधि होता है और एक होता है आपका प्रोटोकॉल। संधि को ट्रीटी कहते हैं, प्रोटोकॉल एक आपका संधि है, दूसरा आपका प्रोटोकॉल है और आपका संधि को ट्रीटी कहते हैं, प्रोटोकॉल तो आप समझ ही रहे हैं, और है समझौता। तीसरा है आपका समझौता। तो जो आपका समझौता है और संधि और प्रोटोकॉल में अंतर होता है। जो आपकी संधियां होती, जो आपकी ट्रीटी होती है, ये क्या होता है, ये बाध्यकारी होता है, ये लोगों को मानना पड़ता है, इसको मानने के लिए लोग बाध्यकारी होते हैं। तो ये क्या होता है, बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी। इसको अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, जुर्माने लगाए जा सकते हैं, आर्थिक दंड जिसे कहा जाता है, जुर्माने लगाए जा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे आपके ऊपर और भी जो है आर्थिक प्रतिबंध या कहिए कि व्यापारिक प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध, वैश्विक स्तर पर आलोचनाएं, आपका अन्य क्षेत्रों में बहिष्कार, अन्य संगठनों के द्वारा आपको निकाल दिए जाने जैसी चीज़ें की जाती हैं। ये किस में होता है, ये आपकी संधि में होता है।
प्रोटोकॉल में क्या होता है, यहाँ पे आलोचना होता है, आलोचना होता है, भर्त्सना होता है, और इसके अलावा आपका मतलब जो है एक तरीके से कहेंगे कि लोग जो है जगह जगह आपको अपमानित करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। इस तरह की जो है बातें किस में होती हैं, प्रोटोकॉल में होती हैं। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगता और समझौता बहुत ही नॉर्मल होता है, या इसमें सिर्फ आलोचना होता है, इसमें सिर्फ आलोचना किया जाता है, इसमें सिर्फ आलोचना होता है। तो याद रखेंगे, अगर आपने किसी से संधि की तो उसे मानने के लिए आप बाध्यकारी हैं। अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, राजनैतिक प्रतिबंध लगेंगे, साथ ही आप देखेंगे व्यापारिक प्रतिबंध लगेंगे। इसके अलावा आलोचना और बाकी चीज़ों के तो आप शिकार होंगे ही होंगे। अगर आपने किसी से प्रोटोकॉल कर रखा है या प्रोटोकॉल पर आपने साइन कर रखा है और आप उसको नहीं मान रहे हैं तो आपको जो है ये बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इससे निकलते हैं या इस पर आप प्रोटोकॉल में होते हुए आप जो है जो भी नियम बनाएंगे उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका बड़े स्तर पर आलोचना होगा, वैश्विक स्तर पर जो है बुरी तरह आलोचना होगा, भर्त्सना किया जाएगा कि आप जो है सही नहीं है या आपके जो तौर तरीके हैं वो ठीक नहीं है, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं आप देखेंगे जो समझौता है इसमें सिर्फ आलोचना किया जाएगा, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जो प्रोटोकॉल है ये क्या है, ये क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। इसमें देशों को जो है एक तरीके से कहिए कि कहा गया है कि नहीं आप जो है बेहतर करने का काम करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका उत्तरदायित्व है और आपको ऐसा करना चाहिए। और आपका जो समझौता है ये नॉर्मल सा होता है, जैसे हमारा सिंधु जल को लेकर के समझौता है पाकिस्तान के साथ, और जब भी पाकिस्तान की तरफ से जो है गलत कार्रवाई की जाती है या गलत एक्टिविटी की जाती है तो भारत के द्वारा जो है सिंधु जल समझौते को उल्लंघन कर दिया जाता है, उसको उल्लंघन करने का काम किया जाता है कि अब हम आपको जल नहीं देंगे क्योंकि आप जो है सिंधु समझौते के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे। तो समझौते को बहुत आसानी से हम बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। प्रोटोकॉल को इतनी आसानी से बदल और तोड़ नहीं सकते, अगर उसमें है तो आपको करना चाहिए, आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, आपसे उम्मीदें की जाएंगी। लेकिन अगर आप संधि में हैं किसी के साथ तो फिर आप मजबूर हैं, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपके खिलाफ बहुत सारे एक्शन लिए जा सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और जो है व्यापारिक, या हो सकता है आपके ऊपर आक्रमण और ऐसी चीज़ें भी की जा सके। तो ये काफ़ी कठोर होता है। तो ये अंतर होता है बच्चों, आप समझ में आ गया होगा कि संधि, प्रोटोकॉल और जो समझौता है वो क्या होता है। तो यही यहाँ पे आप देख रहे थे कि जो है अंतर होता है कन्वेंशन और आपका जो प्रोटोकॉल होता है इनमें। कन्वेंशन जो है मोटिवेट करता है और आपका जो प्रोटोकॉल है ये थोड़ा सा आपको प्रतिबद्ध करता है कि आप अपने काम को कैसे करेंगे। वही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या करता है जो प्रोटोकॉल है ये प्रतिबद्ध करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एनेक्स 1 के देशों को 2008 से 2012 के बीच अपनी हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करनी थी। जो एनेक्स 1 देश हैं, अब एनेक्स 1 और एनेक्स 2 क्या है ये भी जान लीजिए। एनेक्स 1 देशों में वे देश आते हैं जिनका औद्योगिकरण 1990 के दशक के आसपास हो गया था, और या कहिए कि बहुत पहले ही उनका औद्योगिकरण हो गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा गैसें उत्सर्जित की जिसने कार्बन के लेयर को मोटा कर दिया या ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना बहुत ज़्यादा रोल निभाया। तो ऐसे देशों को जिम्मेदार माना जाता है कि आपकी वजह से जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग हुआ है ये आपकी वजह से है, आपके क्रियाकलापों की वजह से है, इसलिए आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे कम करें, इसे समाप्त करने का प्रयास करें, अपनी ग्रीन हाउस गैसों पे जो कंट्रोल है उसको करें। तो ये आपके आते हैं एनेक्स 1 देश, और वे देश जो 1990 के आसपास औद्योगिकरण में नहीं थे यानी कि थोड़ा पीछे थे, संक्रमण काल में चल रहे थे, वो भी नॉन एनेक्स में आ जाते हैं। और बाकी जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं इन्हें तो नॉन एनेक्स में रखा ही जाता है या एनेक्स 2 में रखा जाता है। इनके ऊपर इस तरह की प्रतिबद्धताएं या कहिए बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो भी अपने यहाँ जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने का प्रयास करें। जैसे भारत है, जैसे कि चाइना है, ये बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले कंट्रीज़ हैं। चूँकि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन तो बहुत कम होता है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने की वजह से ये ओवरऑल मिला करके हम विश्व में जो है लगभग तीसरे चौथे नंबर पे आ जाते हैं कार्बन उत्सर्जन में। सबसे ज़्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन है वर्तमान में चाइना कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और साथ ही औद्योगिकरण भी हो रहा है वहाँ पे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है वो चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे रूस है और चौथे नंबर पे आपका भारत आ जाता है, और कभी कभी भारत तीसरे नंबर पर भी आ जाता है।
तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। हम प्रति व्यक्ति में तो बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल मिला करके हमारे उत्सर्जन का जो मानक है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हमसे यानी कि विकासशील देशों से या ऐसे देशों से भी उम्मीद की जाती है कि आप भी प्रयास करें अपने यहाँ कार्बन को कम करने का। हालांकि ये बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन एक नैतिक जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को लेते हुए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम इसे कम करें। साथ ही जो है विश्व के जो संगठन है वो भी उम्मीद करते हैं कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि पृथ्वी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और अगर पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा ये मुसीबत सबको झेलना होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर होगा तो भारत इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि हम कहाँ हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हैं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी ज़रूरत भी है, और इसीलिए हमें इसमें शामिल होना है और इसमें जो भी हम कर सकते करने का प्रयास भी करेंगे। और भारत ने इसमें बेहतर करने का आश्वासन भी दिया है, पूरी प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन चूंकि अभी हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा भुखमरी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, बहुत सारे लोगों के पास आज भी जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो इन्हीं सारी परेशानियों की वजह से हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि हम नवीकरणीय ऊर्जा का बहुत ज़्यादा जो है निर्माण कर लें और जो जीवाश्म ईंधन है उन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाए। और इस वजह से हमें क्या लग रहा है, समय लग रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार या हमारी जो गवर्नमेंट है ये अपना पूरा प्रयास कर रही है और इस बात का पूरा आश्वासन देती है कि हमसे जितना भी संभव हो पाएगा हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और आपको पता भी होना चाहिए 2022 तक भारत ने 175 जो है गीगावाट जो है प्रॉमिस किया है, या कहिए कि अपना लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट जो ऊर्जा का उत्पादन है ये नवीकरणीय संसाधनों से करेंगे। और इसके बाद 2030 तक इसे हम और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि 30 से 40 के बीच में हम लगभग 40% जो ऊर्जा का माध्यम है हमारा वो नवीकरणीय ऊर्जा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। और इस 175 गीगावाट में आप देखेंगे कि तो लगभग आपका जो 100 गीगावाट है ये हमने लक्ष्य रखा है कि हम सौर ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। यानी कि इस 75 में से जो 100 गीगावाट है ये हमने जो है बात की है कि हम इसको सोलर ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, और 60 जो गीगावाट है ये हमने जो है कोशिश की है कि हम इसे प्राप्त करेंगे वायु से। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका बच रहा है लगभग 15, इसमें से 10 गीगावाट हम बायोमास से और 5 गीगावाट हम जल विद्युत से करेंगे। तो ये भी याद रखेंगे 10 जो है गीगावाट ये आपका होगा बायोमास से, और आपका जो 5 गीगावाट होगा ये हम किससे करने वाले हैं, तो ये हम जल से करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 175 गीगावाट में अगर कभी पूछ ले एग्जाम में कि 100 गीगावाट किससे है या सोलर से हम कितना करेंगे, तो 100 गीगावाट करेंगे। जल से 22 से कितना करेंगे, 60 गीगावाट करेंगे। और इसके अलावा बायोमास से यानी कि जो भी अपशिष्ट होते हैं, जो आपके हरे खाद होते हैं, जो गोबर की खाद होते हैं, ऐसे खाद जो बायोमास से बनते हैं, ये 10 गीगावाट का लक्ष्य है। और आप देखेंगे कि 5 गीगावाट हम जल विद्युत से उत्पादन करेंगे, ऐसा लक्ष्य हमने 2022 का रखा है। टोटल हम 175 गीगावाट आपका जो है उत्सर्जन या कहीं उत्पादन जो है वो करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से। ये सारे जो है लक्ष्य हमने रखा है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसे याद रखेंगे। हाँ, यहाँ हम क्या बात कर रहे थे कि जो एनेक्स देश है उसमें कौन आता है, कन्फर्म हो गया होगा जिन्होंने औद्योगिकरण बहुत पहले कर लिया था, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इन्हीं की देन है। तो ऐसे देशों से क्या कहा गया है या ऐसे देश क्या करेंगे, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एनेक्स 1 के वे देश या के देशों को 2008 से 2012 के बीच अपनी हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करनी होगी। यानी कि जो देश हैं जो इतना ज़्यादा गैसों का उत्सर्जन कर रहे थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा रहे थे, इनसे कहा गया कि 2008-12 तक आप अपना जो उत्सर्जन का दर है कार्बन का, इसको घटा लीजिए। कितना घटाना है, 5.2% घटाना है एनेक्स देशों को। ऐसा जो है उनको टारगेट दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टारगेट जो है वो कितना अचीव कर पाए इससे हमें फिलहाल नहीं मतलब है, लेकिन ये टारगेट उनको दिया गया था।
आगे है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वही यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्स 1 देश, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे विकसित देश शामिल हैं जो 1992 के समय OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सदस्य थे, यानी कि जो उस समय का इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट संगठन था उसके जो सदस्य थे, यानी कि जो औद्योगिकरण कर चुके थे, जो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा क्रांति ला चुके थे, वो इसके सदस्य थे और इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा दिया है। इन्हीं को एनेक्स 1 में रखा गया है। एनेक्स 2 में कौन है? इसके अंतर्गत वे देश आते हैं जो एनेक्स 1 के OECD के सदस्य देश तो हैं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से नहीं गुजरी थी, यानी कि वे देश जो इसके सदस्य तो थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सदस्य तो थे, लेकिन इनकी जो अर्थव्यवस्था थी अभी ये क्या है, ये जो है इसका औद्योगिकरण नहीं हुआ था। तो ऐसे देशों को एनेक्स 2 में रखा गया है। और एनेक्स 3 में या इन्हीं को नॉन एनेक्स कहते हैं, इसमें कौन है? तो इस श्रेणी में ज़्यादातर विकासशील देश हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे देशों को एनेक्स 3 में या नॉन एनेक्स में रखा गया है, जिसमें आपका भारत भी आता है। अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा वो भारत जैसे देश ही प्रभावित होंगे। रीज़न मैंने आपको इसके पहले की क्लास में बताया है कि जो पेटियाँ हैं वो शिफ्ट करेंगी, टेम्परेचर जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का ही बढ़ेगा और जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में आएंगे वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय इलाकों में ज़्यादातर जो देश हैं वो विकासशील और अल्प विकसित है। जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये सब आप देखेंगे शीतोष्णकटिबंध में मैक्सिमम सिमटे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो वही विकासशील देश होंगे जो उष्णकटिबंधीय इलाकों में हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है इसी में देखने को मिलेगा, चूँकि टेम्परेचर यहीं का ज़्यादा है और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा तो टेम्परेचर यहीं का बहुत ज़्यादा होगा, ग्लेशियर्स यहीं पिघलेंगे, बाढ़ भी यहीं आएगा, चक्रवात भी यहीं आएगा, महामारी भी और अन्य चीज़ें भी यहीं जो है दिक्कतें आएंगी। तो इसी वजह से ऐसे देशों को नॉन एनेक्स या एनेक्स 3 में रखा गया है। और ऐसे देश भी अपनी तरफ से जो भी हो पा रहा है संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम भी अपना योगदान जो दे सकते हैं वो दे, ताकि जलवायु जो परिवर्तन है ये ना हो या इस पर कंट्रोल हो सके। आगे है बच्चों, लचीले बाजार तंत्र के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, यानी कि जो भी आपके एनेक्स देश हैं इनके लिए क्या किया गया है, इनके लिए ऐसे जो है क्षेत्र उपलब्ध कराए गए हैं जिसके माध्यम से ये कार्बन के उत्सर्जन दर को घटा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, यानी कि जो भी देश हैं खास करके जो आपके देखेंगे एनेक्स 1 की कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर इस तरह के नियम लगाए गए हैं कि अगर 2 देश आपस में जो है मिलजुल करके या सभी देश आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, जैसे कि कोई देश अगर ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर ले रहा है तो वो क्या करेगा, वो जो देश कम उत्सर्जन करेगा उससे कार्बन को खरीदेगा। तो जहाँ पर इस कार्बन के खरीद बिक्री का काम किया जाता है इसी को अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो देश हैं वो आपस में कार्बन की खरीद बिक्री करते हैं। और पीछे की क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि ये क्या प्रोसेस है, जो कम उत्सर्जन करेगा वो बहुत महंगे में अपने कार्बन को बेचता है और जो ज़्यादा उत्सर्जन कर लेता है उसे उस कार्बन को खरीदना पड़ता है, फिर ये जा कर के बैलेंस होता है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, कहीं ना कहीं इससे जो कार्बन उत्सर्जन का दर है वो घटेगा, बैलेंस रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो इसलिए ये जो नियम है ये किस पे लग रहा है, एनेक्स 1 देशों का। जो विकसित कंट्रीज़ हैं वही क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो है इन्होंने ही किया है, तो इन्हीं के ऊपर इस तरह के नियम कानून लगाए गए हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ विकास तंत्र। स्वच्छ विकास तंत्र जो है ये क्या करेंगे, यानी कि जो भी करेंगे इसमें भी एनेक्स 1 देश ही हैं यही करेंगे और इसमें भी एनेक्स 1 जो देश हैं वही इसमें भी शामिल होंगे। लेकिन इसमें जो एनेक्स 1 के देश हैं ये एनेक्स जो 3rd के देश हैं या जिनको नॉन एनेक्स कहा जाता है, इनके यहाँ जो भी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे। जैसे भारत है, अगर ये 175 गीगावाट का हमने जो लक्ष्य रखा है इसको पूरा करने में विश्व का कोई भी जो विकसित कंट्री है, एनेक्स 1 का कंट्री है, ये पैसे या टेक्नोलॉजी या दोनों दे करके मदद करता है
और हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इनको बढ़ावा देता है, यानी कि हमारे यहाँ कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। तो ये क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आपका स्वच्छ विकास तंत्र कि एनेक्स 1 के देश ने स्वच्छ विकास तंत्र में एनेक्स 3 के देशों का या नॉन एनेक्स देशों का या विकासशील देशों का मदद किया, और इस वजह से या इनकी मदद से जो कार्बन का उत्सर्जन दर है वो कहीं ना कहीं धरती पर कम हुआ, और इसका क्रेडिट किसको जाएगा? एनेक्स 1 देश को, और साथ ही जो भी कंट्री इस क्षेत्र में काम करेगा उसको। तो ये दूसरा तरीका बताया गया। एनेक्स 1 के देशों को कहा गया कि आप इस तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कार्बन उत्सर्जन का जो दर है उसे घटा सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां एनेक्स 1 का है और वही यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं। तीसरा जो है संयुक्त क्रियान्वयन, यहाँ पे एनेक्स 1 और एनेक्स 1 दोनों जो देश होंगे एनेक्स 1 के होंगे, यहाँ भी एनेक्स 1 ही है। आप देखेंगे ये विकसित कंट्री है, आपस में खरीद बिक्री करेंगे, आपस में लेन देन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे एनेक्स 1 और एनेक्स 1 देशों के बीच की ही बात है, यानी कि कोई भी कंट्री जो विकसित कंट्री है या एनेक्स 1 में शामिल है और उसने बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ डेवलप कर ली है, तो अपने दूसरे जो विकसित कंट्री या देश को ये मदद करता है, उसका सहयोग करता है वो टेक्नोलॉजी देने में या पैसा देने में, खास करके टेक्नोलॉजी प्रदान करने में। चूँकि दोनों विकसित हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके यहाँ पैसे तो होंगे, लेकिन सबके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो आगे है वो अमेरिका है, विकासशील देशों में बात करेंगे तो चाइना सबसे आगे हो गया है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी दे करके दूसरे विकसित देशों की मदद करते हैं, एनेक्स देशों की मदद करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रियान्वयन, यानी कि दोनों लोग मिल करके इस कार्य को पूरा कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने का काम कर रहे हैं। आगे जो सम्मेलन हुआ है ये बाली सम्मेलन है और ये 2007 में हुआ है। याद रखेंगे ये जो सम्मेलन है ये सब क्या है? इन्हीं जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों का टाइम पे सम्मेलन बुलाया जाता है और इसे कॉप के नाम से जाना जाता है। और ये सम्मेलन क्यों बुलाया जाता है? ताकि सारे देश वहाँ इकट्ठा हो और बताएं कि वो जो भी रणनीतियाँ बनाई गई हैं उसको कितनी प्रतिबद्धता के साथ फॉलो कर रहे हैं, कितना समर्पण है उनका उनके प्रति, क्या उसके प्रति वो सहजता बरत रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लापरवाही कर रहे हैं। तो वहाँ पे सारे लोगों को उपस्थित होना होता है और वहाँ पे सारे लोग अपनी बातों को रखते हैं, अपनी जवाबदेहिता को बताते हैं और इस तरह से सम्मेलन बुलाया जाता है। तो जो 7वां सम्मेलन हुआ बाली में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2007 में जो सम्मेलन हुआ बाली में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 13वां है। इसमें आप देखेंगे बाली सम्मेलन UNFCCC का 13वां अधिवेशन एवं क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मीटिंग ऑफ पार्टी की तरह कार्य करने वाले का तीसरा अधिवेशन था। इम्पॉर्टेंट है, सरकारों ने योजना को 5 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया। यहाँ के जो भी सम्मेलन हुए और सदस्य देश आए उन्होंने इसको 5 क्षेत्रों में बांटा है, या कहिए कि 5 श्रेणियों में बांटा है। पहला है साझा दृष्टिकोण। यहाँ के जो भी क्योटो प्रोटोकॉल के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि हम 5 तरीके से अपने काम को करेंगे ताकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कम हो। और ये 5 तरीके कहाँ अपनाए गए हैं? तो बाली सम्मेलन में अपनाए गए हैं 2007 में। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि साझा दृष्टिकोण, यानी कि हम एक दूसरे के साथ बेहतर काम करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे, एक दूसरे का जो है सहयोग करेंगे। और जब हम किसी की सहयोग से या किसी का सहयोग करके कोई काम करते हैं तो ये साझा दृष्टिकोण होता है। यानी कि ये नहीं कि जो विकसित कंट्रीज़ हैं वही सारा काम करें, और ऐसा भी नहीं कि विकासशील अब ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं तो वो काम करें, बल्कि साझा दृष्टिकोण, सब लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन दर को घटाया जाए और ग्रीन जो हाउस इफेक्ट है वो कम हो। इसी को साझा दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा है समन या न्यूनीकरण। समन का मतलब होता है न्यूनीकरण या नियंत्रण करना, यानी कि हम सब लोग मिल करके कार्बन के उत्सर्जन को कम करें, उसको जो है नियंत्रित करें, उसका समन करें। ये भी क्या रखा गया है, यहाँ पर एक दूसरी श्रेणी रखी गई है। तीसरा है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब कैसे आप कहीं पे अनुकूलित, अपने आप को अनुकूलित करेंगे या वहाँ की चीज़ों को एडाप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एडाप्टेशन, अनुकूलन, ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब तक हम एक दूसरे के साथ अनुकूलन और एडाप्टेशन नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो अनुकूलन भी बहुत ज़रूरी है। और अनुकूलन यहाँ पर जो है आपका ये तीसरी श्रेणी है। चौथा है प्रौद्योगिकी, यानी कि
टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे और टेक्नोलॉजी से एक दूसरे की मदद भी करेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास जो पर्यावरण को, जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, जो हमारे लिए हेल्दी हो और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन दर को घटाए, ऐसी प्रौद्योगिकी को भी इसमें अपनाया गया। साथ ही वित्तीयन, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसके लिए पैसा भी होना चाहिए, कोष भी होना चाहिए। तो सारे देशों को मिल करके कोष भी बनाना चाहिए और सारे मीन्स की एनेक्स 1 देशों की जिम्मेदारी है कि वो एक कोष बनाएं, पैसा बनाएं, वित्त बनाएं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन दर को घटाया जाए और इसके द्वारा वो खुद भी काम कर सकते हैं और अन्य देशों की मदद भी कर सकते हैं। तो वित्तीयन भी बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम को करने के लिए वित्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी इसमें रखा गया है। तो ये 5 मुख्य श्रेणियां हैं जिसके द्वारा वो अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, इन्हीं के द्वारा वो अपनी योजनाओं को सक्सेस करेंगे। और योजना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के दर को घटाना। और ये कहाँ पे बात की गई है? तो बाली सम्मेलन में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं कि हम इसी तरह से काम करेंगे और आने वाले समय में हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे या जो हमारे भूतापीय दर है इसे हम घटाएंगे। इसके बाद बाली रोड मैप में अन्य क्या बातें हुई हैं? तो यहाँ पे निर्वनीकरण एवं वन प्रबंधन पर निर्णय, यानी कि जो वनों का तेजी से घटाव हो रहा है, जो वन खत्म हो रहे हैं, और साथ ही आप देखेंगे कि जो वन प्रबंधन है इस पर हमें कैसे काम करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या और बेहतर कार्य करना चाहिए। चूँकि वन, आपको मैंने बताया था कि अपने आप में धरती के सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो है एक तरीके से कहिए इंसान के लिए चीज़ें हैं, यानी कि जो वन हैं ये आपको हवा भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, आपको छाया भी देते हैं, लकड़ी देते हैं, भोजन देते हैं। साथ ही ये जो मिट्टी को होता है उसको पकड़ के रखते हैं, इससे अपरदन नहीं होता। इसके अलावा ये जल स्तर को भी मेंटेन करते हैं। साथ ही इन्वायरमेंट में ये जो है वाष्पोत्सर्जन करके इसको ठंडा पहुँचाते हैं। तो ये जो पेड़ है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो निर्वनीकरण अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस पर भी बात किया गया। साथ ही विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्णय कि जो विकासशील देश हैं इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि इन्हें टेक्नोलॉजी मिले या ये भी इस क्षेत्र में आगे आएँ और बेहतर काम कर सके। ये भी यहाँ पे रोड मैप बनाया गया। साथ ही अनुकूल निधि बोर्ड की स्थापना, यानी कि अनुकूल निधि मतलब होता है पैसा, वित्त, ऐसा बोर्ड बनाया जाए जहाँ पे पैसे जो है लोगों को आसानी से मिल सके या दिया जा सके, लोगों की मदद की जा सके ताकि कुछ बेहतर हो सके। इसके अलावा अन्य वित्तीय तंत्रों का निरीक्षण जो मौजूदा GEF के कार्य क्षेत्रों से बाहर है, यानी कि ऐसे भी जो आपके वित्तीय तंत्र हैं इनका भी निरीक्षण हो कि किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या लोग इससे फ़ायदा ले पा रहे हैं या नहीं, या लोगों के लिए अनुकूल है कि नहीं। ये सारी बातें बाली में की गई जो 2007 में हुआ था और ये कौन सा सम्मेलन था? 13वां सम्मेलन था। इसके बाद जो सम्मेलन हुआ कोपेनहेगन सम्मेलन, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2009 में हुआ ये। बाली के बाद ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है कोपेनहेगन सम्मेलन, और ये कहाँ हुआ है? 2009 में हुआ है कोपेनहेगन। 2009 में कॉप का 15वां अधिवेशन कोपेनहेगन से संपन्न हुआ। इसने कोपेनहेगन एकॉर्ड का मतलब इसी से जन्म हुआ या जन्म दिया, जिसने लघु एवं दीर्घ, एक है लघु दूसरा है दीर्घ अवधि कार्बन कटौती एवं जलवायु परिवर्तन जवाबदेही हेतु एक स्पष्ट राजनीतिक इरादे को व्यक्त किया। यानी कि यहाँ पर एक स्पष्ट राजनीतिक इरादे को व्यक्त किया गया कि हम लघुकालिक क्या रणनीति बना रहे हैं और हमारा जो दीर्घकालिक जो लॉन्ग टाइम रणनीति है वो हमारा क्या है, हम कैसे काम करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन का जो दर है वो घटे। क्योंकि कीटो प्रोटोकॉल बना करके लोगों को बार बार या टाइम पे आगाह तो किया जा रहा है, उनको समझाया भी जा रहा है आपको कैसे काम करना है, लेकिन ये सही तरीके से लघुकालिक और दीर्घकालिक हमारी क्या रणनीति है इसका जो पूरी तरह से निर्धारण हुआ वो कहाँ पे हुआ? कोपेनहेगन में हुआ। और यहाँ जो है विकसित कंट्रीज़ और अन्य देशों ने बताया कि वे क्या करने वाले हैं, मतलब लघुकाल में और दीर्घकाल में, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस समझौते के तहत महत्तम वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे क्या कहा गया कि ज़्यादातर या अधिकतम जो औद्योगिकरण स्तर से जो टेम्परेचर है ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब औद्योगिकरण हुआ उस समय जो भी आपका
टेम्परेचर था, उसके पहले जो पूर्व में टेम्परेचर था उससे ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। बल्कि कोशिश किया गया कि 2 से भी कम करने का प्रयास किया जाए, कोशिश किया जाए कि 1.5 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 1.5 तक नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुत ही नुकसान होगा। और ये कहाँ कहा गया है? कोपेनहेगन सम्मेलन में। विकसित देशों ने 2010 से 12 के लिए $30 अरब प्रदान करने का वचन दिया, कि जो विकसित कंट्री हैं उन्होंने कहा कि 2010 से 12 के बीच में हम जो है $30 अरब वित्त प्रदान करेंगे। जो भी देश इस क्षेत्र में काम करेंगे प्रौद्योगिकी लगाने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, ये जो कोष है ये बनाने का जो प्रॉमिस किया, वादा किया, ये एनेक्स 1 देशों के कंट्रीज ने किया। और ये याद रखेंगे बच्चों अमाउंट कितना है और किस सम्मेलन में ये अमाउंट रखा गया, तो कोपेनहेगन सम्मेलन से संबंधित है, 2010-12 के बीच की बात है। और $30 अरब देने की वचन जो है वो दिया एनेक्स 1 देशों ने। साथ ही विकसित देशों ने विभिन्न स्रोतों से एक दूसरा भी अमाउंट $100 जो है अरब के दीर्घ अवधि वित्त को 2022 तक तैयार रखने की बात की। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि 2022 तक एनेक्स 1 देशों ने कितने जो है अमाउंट रखने कोष बनाने की बात की है, तो याद रखेंगे $100 अरब जो है रुपए का कोष बनाने की बात की है। और ये क्या है? दीर्घ अवधि का कोष है। जो लघु अवधि का कोष है ये 10 से 12 का है, और ये आप देखेंगे $30 अरब है। और आपका जो दीर्घ अवधि का है जो 2022 तक उन्हें करना है ये $100 अरब का है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कब तक का लक्ष्य है, तो 2022 तक का है। और कभी कभी IAS वगैरह में क्वेश्चन बनता है तो कूट में ये 100 अरब की जगह 200 अरब या 50 अरब दे देता है और वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये केयरफुली देखेंगे कि कब से कब का है, लघु रणनीति क्या है, कितना अमाउंट इन्होंने रखा है, दीर्घ रणनीति क्या है और कितना अमाउंट इन्होंने रखा है और कब तक रखा है। तो ये बातें याद रखेंगे बच्चों। और ये कौन रखेगा? एनेक्स 1 देशों के कंट्रीज जो है वही करेंगे, इसमें विकासशील और अन्य देश नहीं करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे बार बार रिवीजन कीजिएगा और नोट जरूर कीजिएगा, अन्यथा ये भूल जाएंगे और एग्जाम में जाके कन्फ्यूजन होगा और आप गलत करके आएंगे। तो इसके उम्मीद करते हैं कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे और अच्छा नंबर लेकर के आएंगे एग्जाम में। इन्हीं बातों के साथ कल फिर हम मिलते हैं नए क्लास में, नए सब्जेक्ट के साथ या नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।